अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ यारम। शार्लेट की शहबालियाँ इस बार सिर्फ दो थीं, शार्लेट की दोस्त और वेरा। अमरहा को कहा गया था, लेकिन उसने और साधना ने इनकार कर दिया। जॉर्डन के खानदान की नाजुक मिजाजी ने उन्हें बरहम कर दिया था। उन्हें उन सबकी नज़रों में आने की ख्वाहिश नहीं थी। शार्लेट दुल्हन बनकर आई तो अमरहा ने देखा कि दुल्हन के बाद सबने जिस चेहरे को देर तक देखा वो वेरा का था। उसने हल्का अरगवानी ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहना था और वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर ब्लैक आउट के दिनों में उसे किसी इमारत की चोटी पर बिठा दिया जाता तो वह आधे शहर को अपने हुस्न की चकाचौंध से मुनव्वर कर देती। बहरा ने इतनी खूबसूरती का क्या करना है? अमरहा ने देखा कि दूर खड़े आलियान ने भी वहरा को देखा और अमरहा ये सोचे बिना रह न सकी। अगर वहरा सहराए गोभी की तरफ का सफर इख्तियार कर ले और सहरा में भटक जाए और प्यासी प्यासी, अमरहा उसे ये बदवा दिए बगैर नहीं रह सकी। वो ये करने पर मजबूर थी। दो खानदान एक जगह मौजूद होकर भी कैसे अलग अलग रहते हैं, ये शार्लेट और जॉर्डन की शादी में देखा जा सकता था। तनाव मौजूद था और खुशी के बजाय घबराहट हो रही थी। वो सब आपस में धीमी आवाज़ों में बातें कर रहे थे और मुस्कुराने में इस कदर कंजूसी कर रहे थे कि कहीं उनकी मुस्कुराहटों का गलत मतलब ना निकाल लिया जाए। उनके बेशकीमत लिबास, जेवरात, उनके हाथों की हरकत, उनके लबों का वाह होना कुछ ऐसा था कि सांस घुटने लगता। वो एक शादी में शरीक होने से ज्यादा किसी नीलामी में शरीक हुए लगते थे, जहां वो अपने रुतबे की बोली सुनने आए हों। शादी की रस्म शुरू हो गई और जब अंगूठी पहनाने की बारी आई और दुल्हा ने अपने शहबाला की तरफ हाथ बढ़ाया कि अंगूठी उसे दे दी जाए तो शहबाले ने अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। अंगूठी तो नहीं है। राफेल ने हाथ उठा दिए। तुम देखो, शायद तुम्हारे पास हो, उसने दूसरे शहबाले से कहा। उसने भी अपनी जेबें टटोली और हाथ उठा दिए। मेरे पास भी नहीं है। दोनों ने ये हरकत करते काफी वक्त लिया था। पादरी बेजारी से उन्हें देख रहे थे। तुम देखो, शायद तुम्हारे पास हो, दूसरे शहबाले ने तीसरे से कहा। तीसरे ने भी खुद को टटोला और इस बार जॉर्डन के अंकल से कहा, आपके पास तो नहीं अंकल। मेरे पास भी नहीं है। अंकल ने भी अपना कोट खंगाला और साथ बैठी आंटी जूलिया से यही कहा। आंटी जूलिया ने अपना पाउच और हाथों की अंगूठियां देखी और अगली खातून से कहा, आपके पास हो शायद। अगली खातून ने भी कमोबेश यही कहा और अपने से अगले की तरफ इशारा कर दिया। आगे से आगे, कितार दर कितार, वो अपने से आगे बैठे को इशारे करने लगे। पादरी साहब हद से ज्यादा बेजार हो चुके थे। दुल्हन रो देने को हो रही थी। लेडी मेहर अपनी नम आंखें छुपा रही थी। ये लोग वाकई शार्लेट को पसंद नहीं करते। 8 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। उनकी तलाशियां ही खत्म होने में नहीं आ रही थीं। और फिर आखिरकार जब उनके एक एक बूढ़े औरत मर्द लड़के लड़की और बच्चे ने खुद को खंगाल डाला और कोई एक भी न बचा तो वो, अंगूठी नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती, वो यक आवाज चिल्लाए। सकूत छा गया। तनाव और बोझलपन और बढ़ गया। शहबाले राफेल ने छींक मारी और अंगूठी उसके मुंह से निकलकर बाहर गिरी। उसे उठाकर उसने दूल्हा को दी। शादी की रस्म हो गई। लेडी महर के चेहरे के सारे रंग उड़ते ही रहे। शादी में हंसी मजाक शरारत मामूल का हिस्सा है, लेकिन इस मजाक पर हतक गालिब थी। उन्हें शार्लेट के साथ ये सलूक पसंद नहीं आया था। आलियान उन्हें लेकर जरा दूर चला गया और जब वापस लाया तो वो मुस्कुरा रही थी। रात की तकरीब किले के अंदर वसी हॉल में थी, जिसे सफ़ेद और बनफशी रंगों के इम्तजाज से ख्वाबनाक बनाया गया था, जैसे किसी कदीम शहजादी की खुशियों के नाम जाम लहराए जा रहे हों। काल और आलियान शादी की तकरीब के दौरान से ही गायब थे। उसे उन दोनों के गायब होने की समझ नहीं आई, बल्कि कार्ल तो ऐसे तैयार होकर आया था जैसे उसी की शादी हो। अमरहा को कार्ल के जाने की खुशी थी। उसने साधना और एनऑन के साथ इंग्लिश तर्ज पर गोल गोल घूमने की कोशिश भी की थी। अभी केक नहीं काटा गया था। शार्लेट काफी मुरझाई हुई सी लग रही थी। बहरहाल केक की ट्रॉली लाई गई और इससे पहले कि वो दोनों केक काटते, हॉल का दरवाजा दहशतनाक अंदाज से खुला और एक पागल दीवाना शख्स भागता हुआ शार्लेट की तरफ आया, जिसे देखते ही शार्लेट ने चीख मार दी और इतनी शिद्दत से मारी कि हॉल का माहौल जामिद हो गया और सब उसे देखने लगे। और ठीक उसी दौरान उस पागल ने सर से हाथ ऊपर उठाकर पिस्टल से फायर किया। फ्रीज! किसी ने बाल बराबर भी जुम्बिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। फायर की आवाज से सहम कर चीखों से गूंजता हॉल सन्नाटे से भर गया।
तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो शार्लेट? वो चिल्लाया और पिस्टल का रुख जॉर्डन की तरफ कर दिया। तुम शादी कर रही हो? तुम शार्लेट, तुम ये सब। शार्लेट बुरी तरह से सहम गई और जॉर्डन तो था ही एक्टर। वो ऐसे सहमा कि जरा दूर खड़ी उसकी माँ से दिल का दौरा चंद इंच के फासले से गुजरा। ये पागल खाने से कैसे भागा? हॉल में से किसी की आवाज उभरी और वो खुद भी। वो साई था जो उस पागल की तरफ बढ़ रहा था। अपनी जगह पर वापस चले जाओ, वरना मुझे अपने इस हाथ की उंगली को जहमत देनी पड़ेगी। उसने शर्ट के अंदर से दूसरा पिस्टल वाला हाथ निकाल कर और उसकी तरफ तान कर कहा। पहला पिस्टल बदस्तूर जॉर्डन पर तना था। चले जाओ यहाँ से मैक, साई करीब जाते चिल्लाया। अमरहा ने हैरत से साई को देखा। भला उसका क्या काम? ये तो शैरट को जानता भी नहीं था। और उस पागल ने अपनी उंगली को जहमत दे दी और फायर कर दिया। गोली साई के बाजू में लगी और खून की धार उसके बदन से फूटी। वो वहीं गिर गया। साई! अमरहा ने चीख मार दी और उसकी तरफ लपकने लगी कि वैरा ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। हमेशा गड़बड़ करती हो, बैठ जाओ वरना तुम्हें तो वो शौक से गोली मारेगा। वैरा ने एक हाथ उसकी कमर में दिया और एक उसके मुंह पर रखा और उसके कान में कहा, मैंने कहा ना, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वो हलक के बल धाड़ा। उसका हुलिया ही ऐसा था कि हॉल में सब दुबक गए। सकूत छा गया। जरा दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आने लगी और पुलिस की भी। यानी उनके बचाव के लिए लोग आ रहे थे। जल्द ही शॉर्लेट के साबका पागल आशिक को पकड़ कर ले जाएंगे। तुम तो मुझसे प्यार करती थी शार्लेट, और शादी? शादी? वो किसे कर रही हो? पिस्टल का रुख जॉर्डन की तरफ रखकर वो उछल उछल कर चिल्लाया, इतनी ऊंची आवाज में कि उनके कानों के पर्दे हिल गए और खौफ से आंखें बंद कर लेने को जी चाहा। साई! अमरहा इस दौरान सिसक रही थी। मेरी जगह तुम किसी और को ले आई? उसने कहका लगाया। ठीक है, मैं अपनी जगह खाली करवा लेता हूँ। उसने जॉर्डन की कनपटी पर पिस्टल रखी। जॉर्डन की मामा और चंद दूसरी खवातीन की चीखें निकल गईं, जिसके जवाब में उस पागल ने पिस्टल का रुख उनकी तरफ करके हवाई फायर कर दिया। कोई आवाज नहीं। वहीं उनकी आवाज बंद बल्कि गुम सी हो गई। चलो शार्लेट मेरे साथ। मेरी शादी हो चुकी है मैक। जॉर्डन मेरा शौहर है। जॉर्डन तुम्हारा शौहर था। ये अभी मुर्दा होने जा रहा है। उसने था को लंबा खींच कर कहा। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारे जैसे पागल इंसान के साथ एक मिनट के लिए नहीं रह सकती। साइको! नफरत है मुझे तुमसे। मुझे उससे नफरत है। मैं एक और मिनट उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। हॉल के अंदर भागते हुए 3-4 लोग आए। हुलिये सब अस्पताल के मुलाजिम लगते थे और पागलों का पागल नजर आता एक डॉक्टर जिसकी आंखों पर बहुत बड़ा चश्मा था। मैक, छोड़ दो इसे, हमारे साथ वापस चलो। डॉक्टर जरा दूर से मोहतात अंदाज में चिल्लाया। हॉल वालों की नजरें अब डॉक्टर पे थीं। मुझे पागल समझा है क्या? उसने जुनूनी कहका लगा लिया और पिस्टल का रुख डॉक्टर की तरफ कर दिया। हिसाब किताब तो तुमसे भी बाकी है मेरे। तुम ये नहीं कर सकते। मैक यानी पागल को और भड़काया। मैं ये जरूर करूंगा। उछल उछल कर वो चिल्लाने लगा। उसे देख देख कर खौफ और बढ़ने लगा और उस वक्त खौफ से दम ही निकल गया जब डॉक्टर ने उछलते मैक को गाफिल समझकर उस पर काबू पाने के लिए एकदम से हमला कर दिया। हमले की सूरत दो फायर फौरी फौरी हुए। हॉल खवातीन की चीखों से गूंज उठा, जिनमें सबसे नुमायां चीख जॉर्डन की मामा की थी। फायर के साथ ही हॉल की लाइट्स बुझ गईं। लोगों के उठने गिरने भागने की आवाजें भी आईं और जॉर्डन के कराहने और मामा जॉर्डन के चिल्लाने की भी। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये हुआ। इतनी चीखों पुकार पर भी लाइट्स ऑन न की गई, और जब लाइट्स ऑन हुई तो केक के पास ना मुर्दा दूल्हा था ना दुल्हन, और उसका पागल खाने से भागा बॉयफ्रेंड, और ना ही उस पागल का डॉक्टर। वो सब गायब थे। वो सब कहाँ थे? हॉल में नजरें गर्दिश कर रही थीं। हॉल में ऑर्केस्ट्रा ने धुन छेड़ी और ऊंची छत तले बने वसी गोल दायरे नुमा अंधेरे डांस फ्लोर पर स्पॉटलाइट रोशन हुई और रोशनी चलते चलते एक जगह पर आकर रुक गई, दुल्हा और दुल्हन पर। जॉर्डन ने हाथ ऊपर उठाया जिसे दुल्हन ने थाम लिया और गोल गोल घूमने लगी। दूसरी स्पॉटलाइट चलती चलती दो और लोगों पर आकर रुक गई, पागल कार्ल और डॉक्टर आलियान पर। उन्होंने सर को झुकाकर दाद लेनी चाही और दुल्हा दुल्हन की नकल उतारते गोल गोल घूमने लगे। रुके हुए सांस तनफ्फुर से बहाल किए गए। उन्हें गुमान तक नहीं हुआ था कि ये क्या हुआ है। दुल्हन वालों और दुल्हा की सिर्फ मर्दों ने खड़े होकर तालियां बजा बजाकर हॉल सर पर उठा लिया। कार्ल और आलियान के वेडिंग प्रैंक ने मैदान मार लिया था। कुछ को तो मार ही डाला था। अमरहा भी खड़े होकर तालियां बजा रही थी। आज उसे कार्ल अच्छा लगा था। वेरा ने उसके कान में सब बता दिया था। सिर्फ चंद घंटों में सब प्लान किया गया था। शार्लेट और जॉर्डन भी उनके साथ थे।
कार्ड और आलियान का गेटअप ऐसा था कि अमरहा ने उन्हें बहुत देर में पहचाना। उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। पागलों से बढ़कर कार्ल पागल लग रहा था। तो इसीलिए हर चार में से तीसरे को कार्ल होना चाहिए, हर तीन में से दूसरे को, और हर दो में से पहले में थोड़ा कार्ल जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बहुत जरूरी होता है। मुझे अच्छा लगा अमरहा ने मेरे लिए इतनी दर्दनाक चीख मारी। मुझे तो ये लगने लगा था कि प्रैंक उल्टा हमारे गले ही पड़ जाएगा। खवातीन की चीखों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि बात बदलने में तुम काफी माहिर हो चुके हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मुझे बात बदलनी पड़े या जिसका मैं जवाब देना ना चाहूँ। आलियान, मैं अच्छा बुरा सब सुनता हूँ, लेकिन सिर्फ वो कहने की कोशिश करता हूँ जो ठीक हो। मेरी बात गौर से सुनो आलियान। अगर मेरी जगह गोली तुम्हें लगती तो तुम देखते कि हॉल अमरहा की चीखों से गूंज उठता, और तुम ये भी देखते कि ये तुम्हारा वहम है। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं पालनी। तुम साई पर वहम का इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन अब मैं उसे आगे निकल आया हूँ। पलट कर देखो, किसे पीछे छोड़ आए हो। और याद रखना, हमें सिर्फ ये गुमान ही होता है कि हम आगे बढ़ आए हैं। सिर्फ गुमान। मैं चाहता हूँ उस गुमान के गलत साबित होने से पहले तुम खुद ही उसे गलत साबित कर दो। साई, हम खुद को कितनी भी बुलंदी पर खड़ा कर लें, कुछ लोगों के लिए हम हमेशा पस्तियों के पास ही रहते हैं। अनदेखे स्याह दायरे जो हमारे गिर्द खींच दिए जाते हैं, हमें नजर आए ना आए, उन लोगों की नजरों से ओझल नहीं होते। मैं इख्तिलाफ नहीं करूंगा तुमसे। तुम्हें ये खूबी है साई कि तुम हर बात को जल्द समझ जाते हो। आलियान, मैं बात को नहीं, जिस हालत में वो बात की जाती है बस उसे समझ जाता हूँ। और तुमसे भी यही कहूंगा, इस हालत को समझने की कोशिश किया करो जिसमें नापसंदीदा बातें की जाती हैं। मेरा ख्याल है हमें सब छोड़ देना चाहिए और पुरसुकून हो जाना चाहिए। क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं कोई और बात करूं? साई ने ठंडा सांस लिया। तुम चाहते हो तो ठीक है, करो कोई और बात। क्या तुमने कभी किसी का इंतजार किया है कि वो तुम्हारे पास आए और तुम उसे सुनो? बहुत से हैं, और उनमें से एक कार्ल है। लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। हाँ, वो कभी नहीं आएगा। वो खुद पर ये नौबत ही नहीं लाएगा। जानते हो, वो अपना इतना बड़ा मद्दाह है कि अपने कमरे में लगे शैतान के पोस्टर के पास खड़ा होकर कह रहा था, कार्ल के बाद मैं तुम्हारी जहानत का मद्दाह हूँ। शैतान कहता होगा, खुद से पहले मैं भी तुम्हारा ही मद्दाह हूँ जनाब कार्ल। कहकर साई और आलियान देर तक बच्चों की तरह हंसते रहे। जनाब कार्ल कहीं और दिल ही दिल में कहके लगा रहे थे, एन, तुम बैठे बैठे इतनी मोटी कैसे हो गई? एकदम से उसे साइकिल बजने लगने लगी थी। मोटी नहीं, मोटा। नीली आंखों को मटकाकर वो मुस्कुराया। अपने खदशे के सच हो जाने के खौफ से उसने गर्दन मोड़ कर देखा। उसके पीछे कार्ल बैठा था और एन जरा दूर खड़ी दांत निकाल रही थी। क्या हुआ मरहा, चलाओ ना साइकिल। खड़े होकर उसने साइकिल को झटका दिया कि वो गिर जाए। भला वो कोई आलियान था जो झट से गिर जाता। वो आराम से उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम मुझे अपनी साइकिल के पीछे बिठा लो तो मैं उस वक्त तक बैठा रह सकता हूँ जब तक पाकिस्तान ना आ जाए। हत्ता कि चांद तक ले जाना चाहो तो भी। मैं तुम्हें इस वक्त तक जरूर बिठाए रख सकती हूँ जब तक जहन्नुम ना आ जाए। ठीक है, अपने ठिकाने तक ले चलो। आगे जन्नत तक मैं पैदल चला जाऊंगा। अमरहा पैदल ही साइकिल लेकर आगे आगे चलने लगी। एन के होते वो उसे चलाने की गलती नहीं करना चाहती थी कि उसे ऐसे गिरा दे कि वो बिस्तर से ही ना उठ पाए। मैं देख रहा हूँ कि तुम साइकिल अच्छी चला लेती हो। एक रेस हो जाए। अमरहा को उसकी बात पर हंसी आई, लेकिन वो हंसी नहीं, संजीदगी से आगे आगे चलती रही। वो साथ आने से बाज न रहा। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। चलो, मैं तुम्हारी इस हरकत को नजरअंदाज करता हूँ। सुनो, चंद सालों बाद मैं मेयर बन जाऊंगा, फिर बहुत जल्दी वजीर आजम। फिर मेरा इरादा तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने का है, ताकि तुम जैसे बेकार और डरपोक लोग खत्म हो जाएं। तुम समझ ही रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मुझ जैसी आलमी शख्सियत जिस पर कई हजार किताबें लिखी जा रही होंगी, और जो कई मुल्कों की पुलिस और फौज को मतलूब होगा। अमरहा ने मासूमियत से उसकी बात मुकम्मल की। तुम्हें मुझे टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें इस हरकत में माफ करता हूँ। तो मुझ जैसी बेमिसाल शख्सियत से हार जाना भी बहुत ज्यादा काबिल फख्र होगा। यूनी में तुम इस फख्र को हासिल करने का एजाज दूसरों को क्यों नहीं देते? मैं अपने मुकाबले में आम लोगों को नहीं लाता। इस पर खुश हो जाओ कि तुम खास हो। तुम और आलियान एक रेस क्यों नहीं लगाते? मैं आलियान पर बेट लगाना चाहती हूँ। तुम आलियान की सपोर्टर हो, आई सी। बिल्कुल। अभी भी? हमेशा रहूंगी। बेचारा आलियान।
دی ग्रेट आर्यन। उसने गर्दन को फखरिया उठाकर कहा कि कार्ल देखता ही रह गया। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसे हासिल रखता हूँ, मैं उसे हराने की ख्वाहिश। मैं उसे कई बार हरा चुका हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम दोनों की दोस्ती करवा सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए। उससे दोस्ती करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे दिमाग के बाएं हिस्से का मशवरा है। मुझे उस बाएं हिस्से के मशवरे पर शक नहीं करना चाहिए। रेस तो होगी मरहा, वरना तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। देखते रहो ख्वाब। वो साइकिल लेकर चली गई। दादा आजकल बहुत खुश रहते थे, जैसे वो मिल गया हो जिसकी तलाश हो। वो पूछती तो हंसकर खामोश हो जाते। उनके ऐसे अंदाज के बाद उसे बेसुकूनी सी रहती। वो क्लास में तवज्जो से लेक्चर सुन पाती, ना स्टोर पर ठीक से काम हो पाता। दादा के रवैये उसे सहमा देते, इतना कि वो बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ जाते जाते पलट आती। मैं कई बार मिल चुका हूँ उससे, और मैं बता नहीं सकता कि मैं किस कदर खुश हूँ। मैं उसे तकरीबन हर तरह से आजमा चुका हूँ। अभी मैंने घर में बात नहीं की। उसे पहली बार दादा की आवाज़ भद्दी लगी और अल्फाज बदनुमा। आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए दादा। वो बहुत मुश्किल से ये कह पाती। वो हैरान हुए। तुम शर्मा रही हो? तो नहीं करता। बिल्कुल नहीं। बस मुझे तालीम मुकम्मल करने दें। शादी तुम्हारी डिग्री के बाद ही होगी अमरहा। मेरी शादी नहीं होगी, मुझे शादी नहीं करनी। शहरयार, बहुत रोशन ख्याल। और वो वर्ल्ड बैंक का सदर और किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर ही क्यों ना हो। तो तुम फैसले का इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहती हो। दादा का अंदाज ऐसे संजीदा हो गया कि पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोनों के दरमियान सकूत छा गया, जिससे दादा के खदशात की तस्दीक हुई। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। मैं सिर्फ हाँ ना का इख्तियार इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ना से भी वाकिफ हूँ और हाँ से भी अनजान नहीं। मुझे पागल मत बनाओ। तो आप चाहते हैं मैं खुद को पागल कर लूँ? वो चटक कर बोली। एक बार फिर सकूत दोनों के दरमियान तन गया। दादा उसके अंदाज पर दंग रह गए। कौन है वो अमरहा? पाकिस्तानी, अमरीकी, मिस्री, रूसी, बरतानवी, कौन है वो? मुस्लिम, गैर मुस्लिम, जो कोई भी है मुझे बताने लगो, तो उसका हसब नसब हाथ में रखकर बैठना। तुम्हें मुल्क से बाहर पढ़ने की इजाज़त दी थी, बगावत की नहीं। जानती हो ना, तुमसे मुतालिक सब मुझसे सवाल करते हैं। ये भी जान लो, तुमसे पहले उंगलियां मुझ पर उठेंगी। दादा का अंदाज भी तेज था और आवाज़ भी। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अंदर ही अंदर चटक कर टूट गई। डिग्री ले लो, फिर बात करते हैं। दादा ने मजीद उसे सुनना गवारा ही न किया। हसब नसब हाथ में लेकर बैठना। कितने ही दिन, कितनी ही बार उसने सर को झटका, लेकिन वो इस फिक्रे की गूंज से जान नहीं छुड़ा सकी। उसके दिल पर इस पहाड़ का बोझ आकर आ गिरा जिसे कभी सर न किया जा सका हो। यूनी में वो आलियान के रास्ते की तरफ जाती और पलट आती। क्या फायदा, खुद से कहती भी और पूछती भी। सेमेस्टर ख़त्म होने को था, लेकिन ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो रही थी ना। और फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है, जो मन चाहे रास्तों की तरफ जाते भी हों और पलट आने पर भी मजबूर हों। वही लोग जो बेख्तियार होकर जाते हैं और किसी इख्तियार वाले के खौफ से लौट आते हैं। सफ़र शुरू करते हैं ना ख़त्म, पाबंद रहते हैं ना आज़ाद। उसने सेफ रूम में जाकर कई नोट दीवारों से चिपका दिए। काश अल्लाह इंसान की अजमत और पस्ती उसकी पेशानी पर गुंदा कर दे। ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा नहीं है। फिर हसब नसब, खानदान, ज़ात, मज़हब पर सवाल ना उठें। वो काली स्याही से सुनहरी हरूफ लिखती जाती। मुझे अफसोस रहेगा कि कायनात की बेहतरीन चीज़ उठा लेने का इख्तियार मेरी हथेलियों को नहीं दिया गया। फिर उसने ये भी लिखा कि लाचारी और बेबसी अपने अरूज पर है। मैं अपनी आंखों को माइल होने और कानों को मुतवज्जह होने से रोकने से माजूर हूँ। समय समई और बसरी हुसैन मेरे इख्तियार से पहले निकले, और फिर मुझे याद न रहा कि कभी ये मेरे हल्का इख्तियार में भी थीं। मैं दुनिया में किसी भी इंसान को ठीक ठीक ये समझा नहीं सकूंगी कि अपनी ही चीज़ों का अपने इख्तियार से निकल जाना कब होना शुरू होता है और फिर उसे ख़त्म कर देना नामुमकिनात में से एक हो जाता है। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। नामुमकिनात की तरफ पेशकदमी कैसे करूँ? मुझे रुक जाने का अंदिया ना दिया जाए। मुझे चलते रहने की नवीद सुना दी जाए। कोई सजदों में सर झुकाए और सिर्फ मेरे लिए हाथ उठाए। मैं यहाँ वहाँ पाबंद हूँ, वो मुझे आज़ाद करवा ले जाए। मेरी एक छोटी बहन है, फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही है मॉस्को में। और छोटा भाई न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का स्टूडेंट है। मामा पापा दोनों रेस्टोरेंट देखते हैं। मैंने अपने रेस्टोरेंट में बहुत काम किया है। इनफैक्ट पापा ने मुझसे बहुत काम लिया है। वो खुद भी बहुत बहुत काम करते हैं। अगर तुम हमारे रेस्टोरेंट आओ
تو تم किसी भी चीज़ का अच्छी तरह से मुशाहिदा करने के बाद भी ये मालूम नहीं कर सकोगे कि वो कितनी पुरानी है और कितने अरसे से वहाँ ज़ेर इस्तेमाल है। यानी तुम्हारे पापा चीज़ों को सँभालते नहीं, उनसे प्यार करते हैं? हाँ, बिल्कुल। वैसे वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वाक़ई? हाँ, वो कहते हैं अच्छे इंसान का दुनिया में मौजूद होना कुदरत की तरफ से इनाम होता है। मैं अच्छा इंसान हूँ? आलियान घास पर नरमी से हाथ फेर रहा था और ये सवाल करते उसके हाथ रुक गए। बिल्कुल। वेरा ने सर को खम देकर मुस्कुराकर कहा। तुम्हें कैसे पता? अच्छे इंसान के बारे में पता करने की जरूरत नहीं होती। अपनी अच्छाइयों के सारे पत्ते वो अपनी जात में रखता है। अगर मैं अच्छा हूं तो मामा की वजह से। तुम ये क्यों नहीं मानते कि तुम अपनी वजह से अच्छे हो? क्योंकि मैं नहीं हूं। तो मुझे ये बताओ कि मुस्तकबिल में तुम्हारा होटल खोलने का इरादा है? अभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। डिग्री के बाद मैं दुनिया घूमने का इरादा रखती हूँ। जब से पैदा हुई हूँ पढ़ ही रही हूँ। अच्छा किया। मैं तुम्हें वो बात बता सकती हूँ जो मुझे तुम्हें अच्छी लगती है? नहीं। मैं फिर भी बताऊंगी। और इससे पहले ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम डिपार्टमेंट के किसी स्टूडेंट के साथ आंखें भैंगी करने की मशक कर रहे थे। फिर तुम दोनों जबान को थोड़ी सी लगाने लगे। आई मस्ट से तुम्हारी जबान बहुत लंबी है। फिर तुम दोनों ने कानों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी क्लास फेलो से पूछा, क्या स्पेशल लोग भी यहाँ पढ़ते हैं? तो उसने हंसकर आंख मारकर तुम्हारी तरफ देखकर कहा, ये तो वाकई स्पेशल है। अच्छा। हाँ। पर जब क्लास में सब अपना तारुफ करवा रहे थे तो मुझसे अगली रो में बैठे तुम एक ऐसे फूल की पत्तियां बना रहे थे जो तखय्युल में तो हो सकता है जमीन पर नहीं। तो ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि तुम इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हो जो सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। तो तुम उनके बारे में भी कितना सोचते होगे जो मौजूद हैं। तुम अनजान रहने वालों में से नहीं हो। अपने बारे में जानकर अच्छा लगा वैरा। तुम एक समझदार लड़की हो। आलियान मुस्कुरा दिया। तुम एक अच्छी लड़की हो। अगर तुम ये कहते तो मुझे अच्छा लगता। तुम एक अच्छी लड़की हो। हाँ, अब ठीक है। वेरा मजीद उसे उसकी खूबियां बताती कागज का बना एक जहाज उड़ते हुए उनके दरमियान आकर गिरा। उसने उसे उठाया और पढ़ा। पहले वह हैरान हुई फिर मुस्कुराने लगी। अच्छा आलियान, फिर मिलते हैं। हाथ हिलाकर वो चली गई। आलियान ने जहाज उठाकर पढ़ा, अमरहा। बस उसकी नजरें यही ठहर गईं। वेरा अमरहा के सर पर पहुंच चुकी थी। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं रोज तुम्हें 2-3 घंटे मश्क करवा सकती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाया करना। क्या कह रही हो और किस चीज की मश्क? साइकिल की। वो क्यों? कार्ल को चैलेंज दिया है ना तुमने। अब क्या रेस में हारना है? वो क्रीम कॉफी पीने की तैयारी कर रही थी कि पूरा मग गिरा बैठी। किसने किसको चैलेंज दिया है? तुमने कार्ल को। वेल डन अमरहा। उसी दौरान आर्ट डिपार्टमेंट की सना खास उसके पास आई। मैंने तुम पर 15 पॉइंट शर्त भी लगा दी है। अमरहा उसकी शक्ल देखने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। शुक्र है किसी ने तो कार्ल को टक्कर देने का सोचा। अमरहा दीवानों की तरह सामने खड़ी सना और करीब बैठी वेरा को देखने लगी। दोनों के हाथ में कागज से बने जहाज थे जिसके एक तरफ अमरहा कार साइकिल रेस और दूसरी तरफ वक्त दिन जगह लिखी थी। और नीचे ये तस्वीर कि अमरहा ने कार्ल को चैलेंज किया है और कार्ल ने कबूल कर लिया है। यह जहाज यूनी भर में खूब उड़ते फिर रहे थे। एक अमरहा के सर पर भी आकर लगा। दूर कार्ल खड़ा दांत निकाल रहा था। अमरहा फौरन उसके पीछे लपकी तो वो भाग गया। थोड़ी देर बाद वो उसे इधर उधर ढूंढती रही लेकिन वो नहीं मिला। और जब वो पैर पटक पटक कर चल रही थी तो वो एकदम से उसके सामने आ गया। मुझे ढूंढ रही हो? लो मैं हाजिर हूँ। ये क्या है? उसने जहाज उसके आगे लहराया। हमारी रेस अगले हफ्ते। अमरहा और कार्ल साथ साथ। मेरी तरफ से 1000-2000 जहाज और उड़ा दो यूनी में मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। रेस जरूर होगी। अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो तमगा मिलेगा? नहीं, सल्यूट, जो मैं खुद तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गई तो। सुनो अमरहा, बल्कि देखो। दी क्वीन, तुम डर क्यों रही हो? चलो तुम यहाँ खड़े खड़े मान लो कि आई एम कार्ल द ग्रेट और तुम कार्ल द ग्रेट से डरती हो। हम्म, कार्ल द ग्रेट। कार्ल से बहस फजूल जानकर वो पलट आई। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी ना फिक्र कि कार्ल यूनि में क्या ऐलान करता फिर रहा है। वो क्या पागल थी जिसके साथ रेस लगाती। चलो आओ मैं तुम्हें मश्क करवा दूं। रात को वैरा उसे कमरे से ले जाने आई। पागल हो गई हो तुम भी। 4 दिन मुझे साइकिल चलाते नहीं हुए कि मैं रेस लगाने चल पड़ूं। नामुमकिन। और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं।
नामुमकिन का सोच कर बैठी हो तो उसे मुमकिन कैसे कर सकती हो भला? ये पागलपन है बेरा। कर गुजरो ये पागलपन। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी काफी जज्बाती हो रहे हैं। तुम पर शर्त लगाई है। तुम लोग अजीब हो वैसे। मुकाबले में कोई तीसरा गैर मुल्की हो तो तुम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एक हो जाते हो। एनीवे, तुम अब पीछे नहीं हटोगी। बेरा, मुझसे तो साइकिल ही नहीं चलेगी। मैदान में उतरोगी तो देखना कैसा जोश आएगा तुम्हें। होश आएगा तो जोश आएगा ना। साधना लेडी मेहर को मालूम हुआ तो उन्होंने भी हाथ लहरा लहरा कर तकरीरें की कि मामूली सी रेस ही तो है। कौन सा ओलंपिक की दौड़ है। एन ऑन भी आ गई और जब जापानी मकौले तर्जमा कर करके सुनाने लगी। साथ उसने खड़े खड़े तीन चार शुजात और बहादुरी से लबालब भरी जापानी कहानियां भी सुना दी। उसके अलावा सब पुरजोश थीं और उसमें नाक तक जोश भर देने को तैयार थीं। नशिस्त गाह में रात भर चार खवातीन उसे अपने नरगे में लिए बैठी रहीं और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका सर हाँ में नहीं हिल गया। सुबह सबसे पहले वो बिजनेस डिपार्टमेंट गई। कार्ल और आलियान खड़े बातें कर रहे थे। वो उनके करीब गई। मैं रेस के लिए तैयार हूँ। उसने एन की कहानी के किरदार की तरह गर्दन को बुलंद करके और सिर्फ आलियान को मुस्कुराकर देखकर आ गई। पूरी यूनी में तुम्हें अमरहा ही मिली थी रेस लगाने के लिए। हाँ, जैसे पूरी दुनिया में तुम्हें एक वही मिली थी प्रपोज करने के लिए। कार्ल ने मजाक बिल्कुल नहीं किया था। वो ये बात कहते संजीदा था। वो लाइब्रेरी की तरफ में टहल रही थी कि कब वो आता है और वो उसे आता नजर आ गया। वो जल्दी से उसके पास गई। हाय आलियान, कैसे हो? बाल कटवाकर बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा सुनो, हफ्ते को मेरी रेस है, तुम आओगे? वो खामोश चलता रहा और अच्छा लग रहा था ऐसा करते। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मशक करवा सकते हो? मैंने कहा से इसलिए हाँ कही क्योंकि तुमने एक बार कहा था हार जाने वाले उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर होते हैं जो मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं करते। जवाब के इंतजार में वो उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो खामोश था। दोनों हाथों को पैंट की जेबों में डाले वो बेनियाज नजर आने के नए अंदाज तरतीब दे रहा था। देखो, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद हैं। एक बार फिर मुझे दाद दो। मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ कि मुझे किस नंबर का जूता आएगा, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे स्टोर में तुम्हें किस नंबर का जूता फिट आया था, किस नंबर का तुम्हें ज़रा सा तंग था और किस जूते को उठाकर तुमने कहा था, इतना महंगा जूता। अगर मुस्तकबिल में मैं इतना महंगा जूते लेने का इरादा करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा मेरा दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने बेकार जूतों की करामत लेसेस दूसरे जूतों में बदल बदल कर इस्तेमाल करते हो। और ये भी कि तुम्हारे पास एक बंद रिस्ट वॉच है जिसे तुम 7 दिनों में एक बार जरूर पहनते हो। वजह मैंने जान ली है। तुम चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक देते कि वो बेकार हो चुकी हैं। तुम उनसे वाबस्ता हो जाते हो। तुम्हारे लिए उनसे अलग होना मुश्किल हो जाता है। तुम चीज़ों के साथ भी खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ रहमदिली का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल मैं उसे नज़रअंदाज कर देती हूँ। रुक कर उसने सांस लिया और उसे देखा। अभी भी वो बोलने पर मायल नहीं था। एक बार फिर मुझे सराहा जाना जरूरी है। मैंने तुम्हारी साइकिल की कहानी भी मालूम कर ली है। साई जैसा एक फरिश्ता सिर्फ लड़का तुम्हारा दोस्त था। तुम दोनों एक दूसरे की साइकिलों के पीछे बैठकर आया जाया करते थे। डिग्री लेने के बाद जब वो जाने लगा तो यादगार के तौर पर तुम्हें अपनी साइकिल दे गया और तुम्हारी साथ ले गया। उसने एक अच्छा काम ये किया कि वो यादगार के तौर पर तुम्हें ही उठाकर नहीं ले गया। मेरे डिपार्टमेंट की कुछ शरारती लड़कियों का कहना है कि तुम्हें अगवा किया जाना ज़रूरी हो गया है। और उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें किसी नाइट राइडर की खिदमत हासिल करनी हो गई तो वो ये कर गुजरेंगी। तुम कितने लोगों को मतलूब हो आलियान। खैर, मुझे एक और बात भी मालूम हुई है कि सीनियर्स में कोई लिंडा नामी लड़की थी। वो जब तक रही बहाने बहाने बनाकर तुमसे टकराती रही और ये टकरें इतनी मशहूर हो गईं कि उसे लिंडा दी बुल और तुम्हें आलियान दी फाइटर कहा जाने लगा। उसे देखते ही तुम इधर-उधर हो जाया करते थे, फिर भी वो तुम्हें ढूँढ लेती थी। वैसे अच्छा हुआ वो लड़की चली गई। मैं उसे ऐसे बचकाना हरकतें करते हुए देखती तो यकीनन उसे समझा देती कि दी बुल आखिर कहते किसे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो तुम्हारा दोस्त नहीं भी होता, वो भी ये चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में ज़रूर आओ। और ये भी कि एक डरी सहमी मासूम दिल लड़की ने उस वक्त तुम्हें देखते ही थप्पड़ मार दिया था, जब तुमने कार्ल से कोई गेम हारने पर अपने सर के बाल साफ करवा लिए थे। अपना सर कटवा लेते, बाल क्यों कटवाए? उसने तुमसे ये कहा था। वैसे वो कुछ ज्यादा ही कह गई। उसे कहना चाहिए था काल का सर कटवा देते, अपने बाल क्यों कटवाए। और मुझे तुमसे एक शिकायत भी है। चंद दिन पहले मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि पिछले साल हैलोवीन पर तुम और काल किसी ऊंची इमारत पर चढ़कर हैलोवीन कद्दू आने जाने वाले पर लटका रहे थे। मुझे तुमसे ये शिकवा है कि तुमने काल को ऊपर से नीचे क्यों नहीं लुढ़काया। अगर तुम ये कर देते तो कितना सवाब कमाते। वैसे आलियान, एक और राज की बात बताऊं। अगर मैं आलियान होती तो फौरन अमरहा से दोस्ती कर लेती, उसे ट्वीट में चॉकलेट का डब्बा देती और फिर ये ट्वीट वापस भी ना लेती और हर रोज ट्वीट देती रहती और लेना भूल जाती।
اس کے بولنے کا انداز قابل دید تھا۔ اگر میں عالیان ہوتی، میں باتوں میں بھٹک چکی ہوں، لیکن ایک اور بات سن لو، میں زندگی میں بہت بار فیل ہوئی ہوں۔ ایف ایس سی میں ٹاپ نہیں کر سکی، بی اے میں اے پلس نہیں لے سکی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں زندگی میں بڑی بیچاری بیچاری سے رہی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم مشق میں میرا ساتھ دو، تاکہ اگر میں ہاروں بھی تو ذرا قابل فخر انداز سے، لیکن شاید تمہیں جتوا ہی دو، ہے نا؟ بیسٹ آف لک۔ 2 قدم اسے آگے چلتے عالیان نے مڑے بغیر کہا اور چاکلیٹ نکال کر کھاتے لائبریری کے اندر چلا گیا۔ امرہا واپس پلٹ آئی۔ وہ یہ محسوس نہیں کر سکی تھی کہ آگے آگے چلتے عالیان نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ ریک سے کتابیں نکالتا عالیان بھی لائن تھا۔ اس نے لائبریری آنے میں اتنا وقت کیوں لیا تھا؟ ویرا کے ساتھ جی جان لگا کر مشق کرتے وہ ایک بار بھی ویرا کو ہرا نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کال کو تو کسی صورت نہیں ہرا پائے گی، لیکن ظاہر ہے مقابلہ اہم ہے، نہ کہ صرف جیت۔ گراؤنڈ میں ان دونوں کو جاننے والے کافی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ کال ہار جائے، جبکہ سب جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ویرا اس کی کوچ اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی کارل یا کوئی اور موجود ہے۔ پوری قوت لگا کر سائیکل دوڑانا، پوری قوت لگا کر، بس آج تمہیں یہی کرنا ہے۔ مرحا نے دعا کی، بلکہ منت جنت کی کہ کتنا مزہ آئے اگر وہ واقعی میں جیت جائے۔ اگر کال پر سائیکل چلانے کے دوران فالج کا حملہ ہو جائے تو کیسا رہے، یا اس کی نظر دھندلا جائے، بلکہ اگر وہ نابینا ہی ہو جائے۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، مین کی۔ کارل نے سائیکل اس کے برابر میں لا کر کہا، اگر میں جیت گئی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گی۔ اس نے دل میں سوچا۔ کھلونا گن سے فائر کیا گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ ساری دنیا غائب ہو گئی۔ ایک ٹریک رہ گیا اور اس پر دوڑتی امرہا خاتون پاکستان کی سائیکل، اور کارل وہ مزے سے پیڈل چلا رہا تھا۔ امرہا بہت دور آگے جا چکی تھی۔ کارل کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سہانے موسم کا لطف لیتا، سیٹی بجاتا بہت آہستہ سائیکل چلا رہا تھا۔ پھر امرہا جب بہت آگے جا چکی تو اس نے ایک دم سے رفتار پکڑی اور بجلی کی سی تیزی سے امرہا کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا اور پھر رفتار آہستہ کر لی۔ امرہا پوری جان مارتی کارل کے پیچھے سے ذرا سی آگے نکلی اور ذرا سی دور ہوئی کہ کارل نے پھر رفتار پکڑی۔ پلک جھپکتے میں امرہا سے آگے ہوا اور پھر رفتار آہستہ کر لی اور سیٹی بجاتے سائیکل کو واک کروانے لگا۔ وہ اسے عام انداز سے نہیں، شاندار انداز سے ہرانا چاہتا تھا۔ امرہا اسے دیکھ رہی تھی، نہ ہی اسے اس وقت معلوم تھا کہ کارل یہ سب کر رہا ہے۔ یہ سب اسے بعد میں بتایا گیا۔ وہ صرف وننگ لائن کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جب دور سے وننگ لائن نظر آئی تو ویرا کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی قوت کو 100 سے ضرب دی، جو کہ دی نہ گئی، لیکن جتنی بھی حاصل قوت ملی اس نے سائیکل پر لگا دی۔ کارل اس سے پیچھے سیڑھی بجا رہا تھا۔ اس نے اب ایک دم پیڈل مارے اور جو خرگوش اور کچھوے والی کہانی میں خرگوش کے ساتھ ہوتا ہے وہی کارل کے ساتھ ہوا۔ وہ تیزی سے امرہا کے عین ساتھ ہی آیا ہی تھا کہ وہ سائیکل سے گر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیان تھا کہ ایک چھرا اس کی کنپٹی سے آ کر لگا تھا، اس کا سر گھوم گیا تھا۔ کسی نے اس ڈرامے باز کارل کی بات کا یقین نہیں کیا۔ سب کا ماننا تھا کہ اپنی بری حکمت عملی سے جب اسے اپنی ہار صاف دکھائی دینے لگی تو اس نے خود کو گرا لیا۔ لیکن امرہا وہ وننگ لائن کی اس طرف تھی۔ میں 100 بار پہاڑ پر چڑھا اور گر گیا، اور جب میں نے پھر چڑھائی شروع کی تو پہاڑ کو اپنے سامنے جھکا ہوا پایا۔ میدان حشر کے پرندے میدان عمل میں گرا نہیں کرتے، اور مقابلہ دیکھنے والے کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ جیت جانے والے کس آسمان کا سفر کر کے زمین پر پلٹتے ہیں۔ امرہا نے جیت کر اسٹوڈنٹس میں اس شخص کو ڈھونڈ کر دیکھنا چاہا جس کے کال پر اس نے ریس میں حصہ لیا تھا اور جیت بھی گئی تھی۔ اس شخص کی باتیں اسے دعا کی طرح لگتی تھی، وہ خود بھی ایک دعا ہی تھا۔ تو اسی پوائنٹ کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک کی اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی ناول ریکمنڈیشنز کا مجھے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔